Hello viewers. So today our topic is hormones and hormonal responses to exercise. और ये चीज़ जो है हम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के अंडर देखते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी. So it is a branch of physiology dedicated to the systematic study of control systems. And there are two major homeostatic systems involved in the control and regulations of various functions of our body. सबसे पहले nervous system and the second one is endocrine system. Usually ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं और इस इंटरडिपेंडेंस को हम न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स कहते हैं. लेकिन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम इज़ कि जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करता है मैसेज कन्वे करने के लिए एज अ साइनेप्टिक सिग्नल. जो मैसेज जो है वो कन्वे करता है वन नर्व टू अनदर नर्व या फिर टिश्यू की तरफ. जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड और फिर वो सर्कुलेट करके टिश्यू के पास एक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. चलें फिर अब हम देख लेते हैं एंडोक्राइन जैसे हार्मोन जो है रिलीज़ होते हैं तो वो किसके थ्रू होते हैं. तो वो जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, तो दो तरह के वैसे तो ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन यानी कि जो डक्ट्स में अपने हार्मोन रिलीज़ करें और एंडोक्राइन जो कि डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिफाइंड एज ऑल टिश्यूज और ग्लैंड्स दैट सीक्रेट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इन द ब्लड. ठीक है, और ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं वो पल्सेटाइल नेचर में होते हैं, यानी कि जैसे हमारा सर्काडियम रिदम होता है उसी तरह ये भी हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं वो पल्सेटाइल नेचर में होते हैं. अब हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ सर्टेन सेल्स और ऑर्गेन्स. ब्लड में सर्कुलेट करते हैं ऑब्वियसली, और ये जो है वैसे तो ऑब्वियसली ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं वो हर टिश्यू या हर ऑर्गन पे एक्ट नहीं करते. वो जो है जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई हार्मोन रिलीज़ हुआ है तो वो जाकर उस टिश्यू से एक्ट करेगा या बाइंड करेगा जिसके पास उस हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक जो है रिसेप्टर्स हों. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सो द हार्मोन्स कैन सर्कुलेट टू ऑल टिश्यूज वाइल अफेक्टिंग ओनली फ्यू विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स. ठीक है, यानी कि जिसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे टिश्यूज़ के पास उस पे एक्ट करेगा. उसके बाद जो इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग. वैसे जो ट्रेडिशनली जो है हार्मोन्स इज़ क्लासिफाइड इनटू स्टीरॉयड एंड नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स. स्टीरॉयड्स यानी कि लिपिड सॉल्युबल, नॉन स्टीरॉयड यानी कि नॉन लिपिड सॉल्युबल. जो नॉन स्टीरॉयड हैं वो फर्दर डिवाइडेड है अमाइनो एसिड ड्राइव हार्मोन्स और पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स. ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं हम स्टीरॉयड हार्मोन्स को. दे हैव अ केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल. जैसे मैंने बताया से लिपिड सॉल्युबल होते हैं. तो लिपिड सॉल्युबल होता है दैट मीन्स कि ये हमारे सेल की सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूज़ इजीली हो सकता है. क्यों? क्योंकि सेल की सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई होती है. तो हमारे जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो इजीली जो हैं क्रॉस कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को. दिस ग्रुप इंक्लूड्स, जिसमें जो हार्मोन्स आ जाते हैं वो है सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन आ जाता है स्टीरॉयड हार्मोन में जो कि टेस्टिस से रिलीज़ होता है. ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि ओवरीज और प्लेसेंटा से रिलीज़ होते हैं. कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जो कि हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं. ये देख रहे हैं आप, जैसे एड्रेनल जो हमारा ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स. अब जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं. ठीक है, और जो एड्रेनल मेडुला से हार्मोन रिलीज़ होंगे वो नॉन स्टीरॉयड हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे. जैसे यहाँ पे आगे नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स ये लिपिड सॉल्युबल नहीं होते तो ऑब्वियसली इजीली क्रॉस नहीं कर पाते सेल मेम्ब्रेन को, और सब डिवाइड हैं अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन में. इसमें जो है टोटल 4 हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स होते हैं. सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड जो रिलीज़ करता है T3 एंड T4 दो वो हो जाते हैं, और दूसरा जैसे मैंने पहले बताया एड्रेनल मेडुला
जो हार्मोन रिलीज करता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन भी कहते हैं, वो होते हैं अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स। इसके अलावा जितने भी नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन या पेप्टाइड टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं। मोस्ट हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक। अब हार्मोन्स जो हैं बॉडी में रेगुलेट होते हैं, मेंटेनेंस होती है उनकी, वो किस तरह से होती है, या तो नेगेटिव फीडबैक होता है मैकेनिज़्म या फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, या तो जो है हार्मोन्स फीडबैक टू डिक्रीज इट्स ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये फीडबैक क्या करती है, बैक टू नॉर्मल आती है। या तो कोई चीज़ बहुत एक्सट्रीम हो गई है तो उसको लो करके नॉर्मल करेगी, या तो कोई चीज़ बहुत कम हो गई है उसको फिर बढ़ाकर नॉर्मल करेगी। यानी कि बड़े चीज़ एक्सट्रीम है या रिड्यूस्ड है उसको ये बैक टू नॉर्मल लेवल लाएगा। इस मैकेनिज़्म को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और जो पॉजिटिव फीडबैक है उसमें क्या होता है कि इट कॉजेज कंडीशन टू बिकम इंक्रीजिंगली एक्सट्रीम, यानी कि जो चीज़ बढ़ रही है ये मैकेनिज़्म उसको और बढ़ाएगा। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं जैसे ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, चाइल्ड बर्थ में जब कॉन्ट्रैक्शन होती हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन, जो उस कॉन्ट्रैक्शन को फर्दर इंक्रीज करवाता है ताकि जो है बेबी डिलीवर हो जाए। तो ये एग्जांपल जो है पॉजिटिव फीडबैक का है। वैसे यूजुअली जो है पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हार्मफुल होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये बेनिफिशियल होता है, जैसे चाइल्ड बर्थ में। उसके बाद हम देख लेते हैं हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन, यानी कि जब हार्मोन, जैसे मैंने पहले बताया, हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी रेगुलेशन किस तरीके से होती है, एक अप रेगुलेशन और दूसरा होता है डाउन रेगुलेशन। अप रेगुलेशन में क्या हो जाता है कि जो है आपके रिसेप्टर जो हैं हार्मोन्स के जो रिसेप्टर होते हैं उसको बाइंड करने के लिए वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं इन द रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड हार्मोन्स, ठीक है। जैसे हार्मोन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में रिसेप्टर इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेकिंग द सेल मोर सेंसिटिव, यानी कि सेल जो है वो मोर सेंसिटिव हो जाता है और सेलुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। जबकि जो डाउन रेगुलेशन में उसमें क्या होता है, जब हार्मोन्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं तो डाउन रेगुलेशन में रिसेप्टर डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है लेस सेंसिटिव हो जाता है और सेलुलर एक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाती है। तो ये मेन डिफरेंस है अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन में। उसके बाद हम हार्मोन्स के रेगुलेशन और एक्शन देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट्स हार्मोन्स। सबसे पहले हाइपोथैलेमस देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। किस तरीके से, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 2 लॉस में डिवाइड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हाइपोथैलेमस किस तरीके से रेगुलेट करता है कि वो केमिकल्स रिलीज़ करता है जिसको हम रिलीजिंग हार्मोन्स या फिर फैक्टर्स कहते हैं। वो क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं कि वो या तो रिलीज़ करें स्पेसिफिक हार्मोन्स, या ठीक है वो जैसे रिलीज जो केमिकल्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस रिलीज केमिकल्स टू स्टिमुलेट और रिलीज ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस उसको स्टिमुलेट करवाता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कैसे एक्ट करता है कि ये जो है 2 हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, जो कि जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, बेस ऑफ द ब्रेन पे लोकेटेड होता है और हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे मैंने पहले बताया 2 लोब्स होते हैं, वैसे 3 लोब होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लोब जो 3rd होता है
उसका ह्यूमन में ऐसे कोई रोल नहीं है। तो हम यहाँ पे दो लोब्स डिस्कस करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, जो कि ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और द सेकेंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ये कोई ग्लैंड नहीं होता, जस्ट न्यूरल टिश्यू एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो टोटल 6 हार्मोन रिलीज करती है, जिसमें सबसे पहले एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, जीएच और प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब इन शुरू के 4 हार्मोन्स में टोटल 6 हार्मोन्स में से जो शुरू के 4 हार्मोन्स हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक, फॉलिकल स्टिमुलेटिक, लिग्नाइजिंग, थायराइड स्टिमुलेटिक और ग्रोथ नहीं था, ये टीएसएच तक, ये जो शुरू के 4 जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे अफेक्ट करते हैं, उनकी फंक्शनिंग पे, लेकिन जो 2 हैं वो डायरेक्टली एक्ट करते हैं अपने फंक्शन पे। ठीक है, तो इसमें जो है ग्रोथ हार्मोन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारा जो है चैप्टर का नाम है हार्मोनल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम यहाँ पे मेनली ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन होता क्या, इट इज़ अ पोटेंट एनाबॉलिक एजेंट एंड प्रोमोट्स मसल ग्रोथ एंड हाइपरट्रॉफी। ठीक है, और एक्सरसाइज में ये इंक्रीज हो जाता है और मोबिलाइज करता है फैटी एसिड्स को फ्रॉम एडिपोज टिश्यू और ब्लड ग्लूकोज की भी मेंटेनेंस करता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो ग्रोथ, जैसे हम कहते हैं कि एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो एक्सरसाइज में होता क्या है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रोथ हार्मोन, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन यही होता है कि वो आपकी बॉडी मास इंक्रीज करता है, हाइपरट्रॉफी करता है। तो ये क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी हेल्थ के लिए, और ये ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, और सेल एनर्जी किस तरीके से लेते हैं, ग्लूकोज से लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोवाइड स्टोरेज फॉर द, जैसे पहले पे बताया मैंने, ये जो है हाइपोथैलेमस से जो 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करा था वो स्टोर करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ स्मूथ मसल्स। जैसे चाइल्ड बर्थ में, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि डिलीवरी के टाइम स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर लेता है ऑक्सीटोसिन, और इसका दूसरा काम क्या करता है कि ये मिल्क लेट डाउन रिस्पॉन्स में भी एक्ट करता है। और जो सेकंड हमारा हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन प्लाज्मा वॉल्यूम। उसके बाद हम थायराइड ग्लैंड देख लेते हैं। ये टोटल 3 हार्मोन्स सिक्रेट करता है, जिसमें 2 जो है वो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं जिसको T3 T4 कहते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। ये दोनों ही जो हैं वो बॉडी के मेटाबॉलिक मैकेनिज्म पे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और दूसरे हार्मोन्स को अलाउ करते हैं कि वो अपना पूरा इफेक्ट दिखाएं। और जो कैल्सीटोनिन है वो क्या करता है, कैल्शियम को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कैसे कि वो ब्लॉक कर देता है कैल्शियम की रिलीज़ को फ्रॉम बोन। जैसे ही बोन जो है कैल्शियम रिलीज़ करता है तो ये कैल्सीटोनिन आकर उसको ब्लॉक कर देता है और स्टिमुलेट करता है किडनीज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट करें। और ये दोनों ही चीज़ें क्या कर रही हैं, प्लाज्मा की कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ कर रही हैं। यानी कि जब बढ़ जाएगा तो कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज़ होगा और वो डिक्रीज़ करवाएगा। उसके अपोजिट काम पैराथायरॉयड हार्मोन करते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से। जैसे ही लो लेवल होगा प्लाज्मा में कैल्शियम का तो हार्मोन ये रिलीज़ होकर बोन को स्टिमुलेट करेंगे कि वो कैल्शियम को रिलीज़ करें, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ करेंगे रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। जिसके दोनों तरीके से ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द किडनीज टू कन्वर्ट अ फॉर्म ऑफ विटामिन D3 into a hormone that increase the absorption of calcium from GIT। उसके बाद आ जाता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो 2 उसके पार्ट्स होते हैं।
आउटर पार्ट जो होता है उसको एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर जो होता है उसको एड्रेनल मेडुला कहते हैं। एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं उसको कलेक्टिवली हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं। टोटल 2 हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन भी कहते हैं। जैसे ही बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म होता है, तो उसमें जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, अप्रॉक्सीमेटली 80%, और जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो 20% जो है रिलीज़ होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे। उसके बाद जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो सीक्रेट करता है स्टीरॉयड हार्मोन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें हम एल्डोस्टेरोन ले लेते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें हम एग्जाम्पल कॉर्टिसोल ले लेते हैं, और सेक्स स्टीरॉइड्स, जिसमें एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस आ जाते हैं। तो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर फॉर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सीक्रेशन एट द किडनी। और कॉर्टिसोल क्या करता है? ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। और सेक्स स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअल बिहेवियर्स और रिप्रोडक्शन को। उसके बाद पेंक्रियाज आ जाता है। ये पेंक्रियाज जो है वो बोथ है टाइप ऑफ ग्लैंड है, यानी कि एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन यानी कि डक्ट्स में डक्टल होता है इसका, और एंडोक्राइन डायरेक्ट टू द इन द जो ब्लड स्ट्रीम। तो जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन्स जो रिलीज़ करते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स से रिलीज़ करते हैं, जिसको हम आइल्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। अब इसमें जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। सबसे पहले इंसुलिन आ जाता है, जो कि रिलीज़ होता है बीटा सेल्स से, और ये प्रोमोट करता है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैट्स। द सेकेंड वन इज ग्लूकागोन, विच सिक्रेटेड बाय alpha cells and promote the mobilization of glucose and fatty acids. And the third one is somatostatin, which is secreted by delta cells and produces predominantly neuroendocrine inhibitory effect. कौन से? inhibitory effect करता है across the multiple systems. उसके बाद हमारे टेस्टिस एंड ओवरीज आ जाते हैं, जिसमें जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और ओवरीज से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद हम देख लेते हैं जो मेन चीज़ है हार्मोनल रेगुलेशन मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो टोटल होते हैं 4, ठीक है। पहला आ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियास। तो हम यहाँ पे ये 4 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ग्रोथ हार्मोन कंसंट्रेशन आर एलिवेटेड ड्यूरिंग बोथ एरोबिक एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इन प्रोपोर्शन टू द एक्सरसाइज इंटेंसिटी। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे आपका ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज होगा, एंड टिपिकली रिमेन एलिवेटेड फॉर सम टाइम आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये क्या करवाएगा? आपके मसल के हाइपरट्रॉफी को करवाएगा, मसल मास इंक्रीज करवाएगा। तो ग्रोथ आपकी जो है मसल मास की अच्छी होगी। तो ग्रोथ हार्मोन इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड इट रियली इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। उसके बाद जो है एक्यूट एक्सरसाइज कॉजेज द रिलीज ऑफ थायरोट्रोपिन, जो क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। उसके बाद हम थायराइड ग्लैंड देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है, जैसे पहले मैंने आपको बताया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को कि वो रिलीज़ हों, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो बढ़ रहा है तो ये भी जो है थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेंगे और T3 और T4 भी बढ़ाएंगे। लेकिन यूजुअली एक्सरसाइज में जो है T3 जो है वो प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज में जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे तो ओवर द टाइम वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन T4 जो है वो कांस्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स में जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीजेज एज इंडिविजुअल इंक्रीजेज देयर एक्सरसाइज इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे कहा जाता है इसको जो है फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म भी कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन।
तो प्लाज्मा नॉरएपिनेफ्रिन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज मार्कली एट इंटेंसिटी अबव 50% of VO2 max, but epinephrine concentration do not increase significantly until the exercise intensity exceeds 60% to 70% of VO2 max. यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की जो इंक्रीज होने की कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है VO2 max पे. एंड ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी स्टेट एक्सरसाइज एट अ मॉडरेट इंटेंसिटी, यानी कि ना बढ़ी हुई ना कम, मॉडरेट इंटेंसिटी, ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हार्मोन्स इंक्रीजेज. यहाँ पे क्या था कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीजेज जब इंटेंसिटी मार्कली एट इंटेंसिटी अबव 50% ऑफ VO2 max. ठीक है, 50% VO2 max पे नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज हो रहा था और 70 to 60 इंटेंसिटी पे जो है वो एपिनेफ्रिन. लेकिन जब हम इंटेंसिटी एक्सरसाइज की मॉडरेट रख रहे हैं तो दोनों हार्मोन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, ब्लड में. व्हेन द एक्सरसाइज बाउट एंड्स, एपिनेफ्रिन रिटर्न्स टू रेस्टिंग कंसंट्रेशन विद इन ओनली अ फ्यू मिनट्स ऑफ रिकवरी. लेकिन जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो एलिवेटेड रहता है कुछ आवर्स आफ्टर एक्सरसाइज. अब दूसरा जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स are also essential to the ability to adopt the exercise and other forms of stress. ठीक है, इसके साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस को अडॉप्ट करने पे हेल्प करते हैं. उसके बाद हम देख लेते हैं पेंक्रियास. पेंक्रियास में इंसुलिन और ग्लूकागॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. इंसुलिन कंसंट्रेशन डिक्लाइन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज. ठीक है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंसुलिन जो है वो डिक्रीज होता है. क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, जब आपके ब्लड में हाई लेवल ऑफ जो है शुगर होती है तो इंसुलिन रिलीज़ होता है और सेल्स को एक्टिवेट करता है कि वो ग्लूकोज यूज़ करें. लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सेल्स को वैसे ही ज़रूरत होती है एनर्जी की. तो इसीलिए यहाँ पे जब आप एक्सरसाइज करते हैं वो ऑटोमेटिक सेल जो हैं आपके एनर्जी ले रहे होते हैं, ATP बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो इसीलिए कहते हैं डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इंसुलिन जो है कंसंट्रेशन डिक्लाइन होती है ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, इंडिकेटिंग दैट एक्सरसाइज इंक्रीजेज सेल सेंसिटिविटी टू इंसुलिन सो दैट लेस ऑफ द हार्मोन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज देन एट रेस्ट. ठीक है, यानी कि जितना रेस्ट में हमें चाहिए होगा उतना एक्सरसाइज में नहीं होता और प्रोलॉन्ग में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन उसके उल्टे अपोजिट जो है वो ग्लूकागॉन होता है जो ग्रेजुअल इंक्रीज थ्रू आउट द एक्सरसाइज करता है. यानी कि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे वो कांस्टेंट इंक्रीज होता जाएगा. जो प्राइमरली मेंटेन करता है ग्लूकागॉन वो है प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग लिवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है लिवर में उसकी ब्रेकडाउन. तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाता है लिवर में. अब रिव्यू कर लेते हैं हम जितने भी जो हमने पढ़ा है कि एक्सरसाइज में कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं. तो प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज इंक्रीज बाय द कंबाइंड एक्शंस ऑफ द ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन and cortisol by promoting glycogenolysis and gluconeogenesis. अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस जैसे मैंने आपको बताया ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम अदर सबस्ट्रेट. फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड जो लैक्टेट होता है वो उसको भी फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जो है ग्लूकोज में ATP में कन्वर्ट करते हैं. thus increasing the amount of glucose available for use as a fuel source. तो ये सारा जो चीज़ है वो क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है और सेल जो है वो एनर्जी किसके थ्रू लेते हैं, इन कुछ मैकेनिज़्म के थ्रू लेते हैं. और जो सोर्स जो यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल वो या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फैट्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं. लेकिन जो मेन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबसे पहले यूज़. लेकिन जब प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज चलती है तो वो प्राइमरी जो होता है फ्यूल सोर्स वो फैट होता है. ठीक है, तो इनको करने के लिए जो एनर्जी जो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन या ये जो भी प्रोसेस हैं इन सबको
एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अगर ये हार्मोन्स रिलीज ना हो तो आपके पूरा जो सिस्टम है वो होम्योस्टेसिस नहीं मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, आप फटीग हो जाएंगे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये जो हार्मोन्स हैं, मेनली ये 4 हार्मोन्स ये इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इन एडिशन, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स and decreases cellular uptake of glucose. So less glucose is used by the cells and more remains in circulation. The thyroid hormones promotes glucose catabolism and fat metabolism. ठीक है, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हार्मोन्स के हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो इन अ नट शेल कौन कौन से हार्मोन इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं? इंसुलिन डिक्रीज होता है और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, अ कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, और ऐसे ही लेक्चर के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और कोई क्वेरी हो तो काइंडली यू कैन कमेंट